अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, कई बार लोगों ने मुझसे कहा है कि आपके सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और आपके व्यूज भी नहीं आते। आप लोगों से अपील क्यों नहीं करती? तो आज मैंने सोचा आपको देश और दुनिया में क्या चल रहा है वो बताने से पहले आपको ये बता दूं कि मुझे सब्सक्राइब्स की अपील करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ अपने वीडियोस के जरिए आपको अच्छा कंटेंट दिखाने में बिलीव करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा भरोसा है कि जब आपको मेरी खबरें दिखाने का तरीका पसंद आएगा तो मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप खुद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर आज मैं आपको बताना ये चाहती थी कि आप माने या ना माने, लेकिन दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और अमेरिका जैसा सुपर पावर देश हमारे देश के आगे गिड़गिड़ा रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका का कोई अधिकारी हाथ जोड़कर ये कह रहा है कि प्लीज डोंट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। आज जिस शख्स को आप देख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो है। इसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये भारत से बहुत प्यार करता है और मोदी एक महान नेता है। और इसने हाथ जोड़कर ये कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो फिर रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं बंद करेगा और यूक्रेन में शांति नहीं आएगी। इसी तरह से अमेरिका के ही एक और एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने भी ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ जो कर रहे हैं वो गलत है। जॉन बोल्टन ये भी कह रहे हैं कि भारत के लोग ये न समझें कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो पूरा अमेरिका चाहता है। ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाने का जो फैसला है वो उनका निजी खुन्नस है और वो भारत की तरक्की से जल रहे हैं। इतना ही नहीं, इस शख्स ने ये भी कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अनफिट है। खैर, मेरा नजरिया इस खबर पर कुछ अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के इतने बड़े दो लोगों का अपने देश के राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा कहना और उन्हें अनफिट बताना ये अमेरिका के मजबूत लोकतंत्र को दिखाता है। वरना सोचिए, जब पाकिस्तान के नेता हमारे देश के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं तो हमारे देश में उन्हें पाकिस्तान परस्त कहा जाता है और ये कहा जाता है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लेकिन अभी तक भी अमेरिका या फिर ट्रंप के किसी मंत्री या नेता की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया कि जॉन बोल्टन या फिर पीटर नवारो को भारत भेज देना चाहिए। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात पाकिस्तान की करते हैं। कल हमारी अपनी दिल्ली में एक समिट हुआ। इस समिट में बहुत सारे देशों के राजदूत शामिल हुए, जिसमें एक राजदूत जू फिहोंग चीन का भी था। समिट के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर एक सवाल के जवाब में चीन का राजदूत पाकिस्तान का नाम लेता है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद को झेल रहा है और वो आतंकवाद से पीड़ित है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चीन जाएंगे और वो चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे तो अगर चीन के राष्ट्रपति ने भी मोदी के सामने ये बात कह दी तो क्या होगा? क्योंकि जब चीन लगातार पाकिस्तान से अपनी दोस्ती का इजहार करता रहा है, हाल ही में चीन का विदेश मंत्री हमारे देश में आता है और फिर हमारे देश से ही उसकी अगली फ्लाइट पाकिस्तान की होती है और अब चीन का राष्ट्रपति पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित बता रहा है। लेकिन हम जबकि दुनिया भर में घूम घूम कर ये कहकर आए हैं कि पहलगाम में आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने ही कराया था और हमने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी की, पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद भी किया। आज जब पीएम मोदी की चीन जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लिहाजा आज मैंने आपके लिए 6 जुलाई को पब्लिश हुए अखबार की एक कटिंग निकाली है। आज मैं आपके सामने इस दिन इस अखबार में क्या हेडलाइन थी और क्या खबर पब्लिश की गई वो पढ़कर बताती हूँ। पाकिस्तान को भारत की सैन्य तैयारियों का लाइव डेटा पहुंचा रहा था चीन। और जानते हैं ये बात किसने कही? हमारे देश के अपने लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बोली। बावजूद इसके चीन के साथ रिश्ते बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगले महीने एशिया कप में मैच खेला जाएगा।
खैर, मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी। आपको अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगली खबर बताती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे देश की मीडिया का नफरती चेहरा भी दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो आप ये चेहरा हमेशा से ही देखते हैं, लेकिन बीते 24 घंटों में ऐसा कुछ हुआ जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन आज की डेट में हमारे देश का टीवी मीडिया है। और ये वो मीडिया है जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। 19 अगस्त को गुजरात से खबर आई कि एक लड़के ने साथ में पढ़ने वाले दूसरे लड़के को चाकू मारा है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। 20 अगस्त को भी ऐसी दो खबरें आईं। एक खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की थी, जहां पर एक 12वीं क्लास के स्टूडेंट ने अपनी टीचर को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। दूसरी खबर उत्तराखंड के काशीपुर से आई, जहां एक 9वीं क्लास के स्टूडेंट ने अपनी टीचर को गोली मारकर हत्या कर दी। अब आप ये देखिए कि इन तीनों खबरों को हमारे देश की मीडिया ने किस तरह से चलाया। पहली खबर जो गुजरात से थी, उस खबर पर हमारे देश की मीडिया ने चाकू मारने वाले लड़के का नाम बताया और ये कहा कि मुसेफ नाम का लड़का चूंकि मुसलमान था, इसलिए उसने जानबूझकर जिहादी मानसिकता रखते हुए अपने साथी लड़के को, जो कि हिंदू था, उसकी गोली मारी। और हमारे देश की मीडिया ने इस पर सवाल उठाए कि मुसलमानों की मानसिकता जिहादी वाली होती है, इसलिए मुसलमानों के बच्चे स्कूल के बैग में चाकू लेकर आते हैं। लेकिन 20 तारीख को जब दो और ऐसी घटनाएं सामने आई, तो इसी मीडिया ने ना तो उस बच्चे का नाम बताया जिसने एक महिला टीचर पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, और ना ही उस बच्चे का धर्म बताया जो बच्चा स्कूल बैग में बंदूक रखकर लेकर गया था, जिसकी गोली से टीचर की मौत हुई। मैंने बहुत सारी रिसर्च की और बहुत सारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दोनों बच्चों की आइडेंटिटी जानना चाहिए, लेकिन कहीं भी मुझे दोनों में से किसी भी बच्चे का नाम और धर्म का पता नहीं चला। हर जगह उस खबर को सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर चलाया गया और ये कहा गया कि ऐसी घटनाओं पर पेरेंट्स को सोचने की जरूरत है। सोचिए, हमारा मीडिया आज कितना नफरती हो चुका है। उसे जब भी किसी अपराध में मुस्लिम या उर्दू नाम वाला दिखता है तो वो चीख चीख कर पूरे मुस्लिम समाज और पूरे इस्लाम को बदनाम करता है, और उसकी कोशिश यही रहती है कि वो मुस्लिम द्वारा किए गए क्राइम को मजहब से जोड़े और उसमें या तो जिहाद लफ्ज का इस्तेमाल करे या फिर आतंकवाद का इस्तेमाल करे। जैसा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले और खुद को पॉलिटिकल कमेंटर कहने वाले मिस्टर सिन्हा अहमदाबाद की खबर को जब लिखते हैं तो बकायदा दोनों बच्चों का नाम बताते हैं और ये लिखते हैं कि एक मुस्लिम बच्चे मुसेफ ने एक हिंदू बच्चे नयन को मार डाला, और वो इसे रेडिकलिज्म बताते हैं, जबकि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की घटना का इन्होंने जिक्र तक नहीं किया। फिर आगे बढ़ते हैं और अब आपको लीक से हटकर एक खबर बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपने उमर खालिद का नाम तो जरूर सुना होगा, टीवी पर तो नहीं लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर तो जरूर ही सुना होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उमर खालिद की ही तस्वीर है। ये लड़का पिछले 5 साल से जेल में बंद है। आज खबर यह है कि इस उमर खालिद ने एक खत अपने घर वालों को लिखा है। आज मैं आपको उस खत के बारे में भी बताना चाहती हूँ, और इसलिए क्योंकि उमर खालिद के बारे में हमारे देश बहुत सारे मुसलमानों को लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ है, और उसे सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया है क्योंकि वो मुसलमान है। उमर खालिद के लिखे लेटर की आज मैं आपको 2 और बातें बताना चाहती हूँ। फिर आपको ये बताऊंगी कि उमर खालिद जेल में क्यों है। पहली बात जो ये है वो है कि उमर ने इस बार अपने लेटर में एक शेर लिखा, जिसकी लाइनें कुछ इस तरह से हैं। हम जिंदा नहीं हैं हालांकि हम जी रहे हैं, हम जिंदा नहीं हैं हालांकि हम जी रहे हैं, हम अपनी कब्रों में नहीं हैं हालांकि हम मरे हुए हैं, हम अपनी कब्रों में नहीं हैं हालांकि हम मरे हुए हैं। यानी उमर खालिद लोगों को ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस की जेल में वो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं। दूसरी बात उमर खालिद ने रूस के एक बहुत ही मशहूर राइटर की किताब से लिखी और ये बताया
कि अगर आपको अपनी आवाज, अपनी आजादी के लिए लड़ना हो तो आपको सब्र करना आना चाहिए। बस उमर खालिद की इसी बात पर मुझे इतराज है। सोचिए, उमर खालिद मुसलमान हैं, पढ़े लिखे हैं, जामिया से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। जेल जाने से पहले उमर खालिद जेएनयू से पीएचडी भी कर रहे थे। उन्होंने पीएचडी के लिए अपनी थीसिस भी जमा कर दी थी, लेकिन जेल में बैठकर ये आदमी सब्र करना रूस के एक राइटर से सीख रहा है। जबकि आज मुसलमान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि सब्र करना इस्लाम सबसे अच्छा सिखाता है। क्या उमर खालिद जेल में बैठकर खत में सब्र करने को लेकर किसी हदीस या फिर कुरान का हवाला नहीं दे सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता इससे ये चलता है कि उमर खालिद जेल में बैठकर दुनिया के बड़े बड़े राइटर्स की किताबें तो पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि सब्र को लेकर कुरान में कितनी बार जिक्र किया गया है और हदीस में सब्र को लेकर क्या कहा गया है। कुरान में सब्र नाम का लफ्ज 90 बार आया है। इसके अलावा 200 से ज्यादा हदीसें ऐसी हैं जिनमें अलग अलग मौकों पर सब्र करने की ताकीद की गई है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब्र को एक नूर बताया है, लेकिन जेल में बैठे उमर खालिद साहब सब्र एक रूसी लेखक से सीख रहे हैं।